नमस्कार साथियों। आधुनिक भारत की यह आज अंतिम वीडियो है। इसमें जो भी बचे हुए टॉपिक्स थे वो मैंने आज कवर करने का प्रयास किया है। इससे पहले भी 15 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आप अगर उन्हें कवर करते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं तो आधुनिक भारत में आप एक अच्छी खासी कमांड आप हासिल कर सकते हैं। जो भी छिटपुट मुद्दे बचे होंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक्स के हों, मैं उसके नोट्स बना के आपको ज़रूर से प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जो मैं वीडियोज़ में नहीं करा पाया हूँ या फिर जो कुछ भी छोटी बातें छूट गई हैं, मैं आपको नोट्स के फॉर्म में लिख कर उन्हें टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा। तो आप अपने एंड से भी इन सभी टॉपिक्स को लगातार कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, आज वही हमने जो भी बचे हुए मुद्दे थे, जैसे लैंड रिफॉर्म, मतलब जो भी भू राजस्व नीतियाँ थी, शिक्षा पद्धति क्या थी और क्या अन्य किसान विद्रोह वगैरह, अन्य सभी बातें मैंने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य साथियों तक आप इसे ज़रूर से शेयर करें। आज अनुरोध है आप सभी से कि हमारी क्लास को शेयर भी करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ। आज के हमारे जो 5 प्रश्न होंगे वो मुगल काल से ही होंगे। मैं आपको मध्यकालीन भारत में जो मुगल एम्पायर हमने पढ़ा है उससे कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और जिसको जवाब आते हैं वो कमेंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला जो हमारा मुद्दा है, मैं आपको जो हुमायूं है उसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनका प्रक्रम प्रक्रम में आपको बताना है कि मैं 4 युद्धों के नाम लूँगा उसके द्वारा लड़े गए। आपको उनका सीक्वेंस में अरेंज करना है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। तो उसके द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए, एक तो बिलग्राम का युद्ध, ठीक हो गया, कन्नौज का भी कहते हैं जिसे हम। एक चौसा का युद्ध हो गया, एक देवराय का युद्ध हो गया और एक सरहिंद का युद्ध हो गया। अब ये 4 युद्ध लड़े हैं हुमायूं ने। अब आपको मुझे क्रम बताना है कि पहले कौन सा लड़ा और क्या तारीख, मतलब तारीख नहीं, सन लिखना उसका। 4 युद्ध हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और देवरा का युद्ध। इन्हें क्रम में लगाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जो हम एक चित्रकार का नाम पढ़ते हैं हम, बिशन दास। बिशन दास नामक एक चित्रकार है, वो किस मुगल शासक के दरबार में था? बिशन दास लिखना है, ठीक है। और चलो एक हिंट और देता हूँ, बिशन दास और उस्ताद मंसूर, ये दोनों एक ही के एक ही शासक के दरबार में थे। बिशन दास और उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर का आपने सुना भी होगा, ये पक्षियों का जो जीव जंतु थे उनका, उनकी चित्रकारी में इन्हें महारत हासिल थी। तो ठीक है, 2 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए ठीक है, एक, हाँ चलो हम पढ़ते हैं, एक मुगल एम्पायर शासक था जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, स्थापना की थी। अनुवाद विभाग, मैं उसका आपको एक टर्म भी बता देता हूँ। अनुवाद विभाग को उस दौरान मकतब खाना कहते थे। ये एनसीईआरटी से उठा रखा है ये टर्म मैंने, ठीक है। तो जो अनुवाद विभाग है उसे मकतब खाना कहते थे। तो इस मकतब खाने की स्थापना किस मुगल एम्पायर ने की थी? किस मुगल एम्पायर ने की थी, ठीक है। चलिए ये 3 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलो हम पढ़ते हैं, एक जो पुर्तगाली थे ना, उनको व्यापार में वो अपने व्यापारिक जो एक विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त हुए थे उनका दुरुपयोग कर रहे थे। तो उन्हें एक मुगल शासक ने उन्हें हराया था हुगली नदी के तट पर। एक मुगल शासक जिसने पुर्तगाली को हराया था हुगली नदी के तट पर। तो आपको मुझे लिखना है कि कौन सा वो शासक था और कब हराया उसने पुर्तगालियों को हुगली नदी के तट पर, ठीक है। आपको इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो पहले नोट्स देखिएगा, फिर आपको आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, हमने, चलो आज बेहद अच्छा प्रश्न पूछता हूँ। हम सभी जो मुगल शासक हैं उनकी कुछ ना कुछ उनसे जुड़ी पुस्तकें, जैसे हम बाबर की बाबरनामा पढ़ते हैं और फिर हुमायूं की हुमायूंनामा, फिर अकबर की अकबरनामा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जहांगीर आ गया, जहांगीरनामा है, और शाहजहाँ की शाहजहाँनामा है। तो ये शाहजहाँ के बाद औरंगजेब की भी आलमगीरनामा है। तो ये सभी पुस्तकें, इनके लेखकों का नाम लिखना है आपको। जब आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस ने अपनी आत्मकथा लिखी है और किस किस की आत्मकथा, सॉरी, किस किस का ग्रंथ किसी और ने लिखा है। तो सभी का लिखना है, बाबरनामा, फिर उसके बाद हुमायूंनामा, अकबरनामा, उसके बाद शाहजहाँ का शाहजहाँनामा, उसके बाद जहांगीर का भी लिखना है, फिर अंत में औरंगजेब की जो आलमगीरनामा है। इन सभी पुस्तकों के लेखकों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए चलिए फिर अभी हम क्लास को प्रारंभ ही करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले आज हम जो भी ये कृषक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये मैंने पहले नहीं कराए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ शामिल किए ही नहीं। तो आधुनिक भारत में जो कृषक आंदोलन हुए उनमें हमें सबसे पहले जो मेजर दिखने को मिलता है वो है नील आंदोलन।
नील आंदोलन मैंने पहले भी कराए हैं, ये आप उन्हें भी कवर कीजिएगा, जो वहाँ नहीं कराए गए हैं वो यहाँ शामिल हुए हैं, ठीक है। तो नील आंदोलन, इसके बारे में हम प्रमुख बातें देखें तो यह बंगाल में हुआ था, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता में दो नाम याद रखने हैं आपको, एक तो दिगंबर विश्वास, एक विष्णु विश्वास। जिस चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो उसका क्षेत्र से बनता है, या फिर उसका काल से बनता है कब हुआ, या फिर उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे उससे बनता है। ये तीन तो मेजर जो भी मुद्दे हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। फिर अगर कोई अन्य डेवलपमेंट हुई है, उससे संबंधित कोई पुस्तक लिखती है, या कोई अन्य कांड हो गया उसका, या फिर कोई किसी भी अगर अन्य मुद्दे में वो चर्चा में है, तो वो भी आपको कवर करना होता है। यही तो होता। अब नील आंदोलन, नील के खेती वगैरह वगैरह में हुआ था, ये सब तो नाम से ही समझ आ रहा है ना कि नील आंदोलन है तो नील की खेती के विरोध में ही हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, इससे संबंधित एक पुस्तक है नील दर्पण, जो किसने लिखी थी, दीन बंधु। इनका पूरा नाम है दीन बंधु मित्र। तो नील आंदोलन में आपको क्या रखना है, बंगाल में हुआ था, 1859 से 60 के क्रम में हुआ था। अगर सीक्वेंस में लगाए हैं तो इसलिए आपको ये काल याद रखना है। तीसरा, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इससे संबंधित एक नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है, जो दीन बंधु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो किसान आंदोलन है वो है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, इसमें आपको जो दो बातें याद रखनी है, एक तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो हम अभी पढ़ेंगे ऊपर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त उससे संबंधित था, उसके खिलाफ मतलब। और इससे संबंधित एक एक्ट बना था, दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879। दक्कन कृषक राहत एक्ट, तो ये दो तथ्य याद रखें। दक्कन विद्रोह, दक्कन कहाँ हुआ, दक्षिण वाला एरिया कहते हैं हम, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के खिलाफ हुआ था। और दक्कन कृषक राहत एक्ट बना था 1879 में, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन, इसकी बात की जाए तो इसमें एक तो अवध में भी स्थापना हुई थी एक किसान सभा की, और एक दक्कन में भी हुई थी, लेकिन वो स्टेट स्पेसिफिक थे, इसलिए मैंने नहीं कराए हैं। मैंने ऑल इंडिया लेवल का कराया है यहाँ पर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1936 में लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सेक्रेटरी सचिव कौन थे, NG रंगा। तो ये सब याद रखना है आपको। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा लखनऊ में अप्रैल 1936 में, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी और सचिव NG रंगा जी, ठीक है। चलिए, फिर हम देखते हैं पाबना विद्रोह। आपको बहुत सुनने को मिलेगा ये पाबना विद्रोह। तो पाबना विद्रोह की बात की जाए तो इसका एरिया याद रखिए, पहले बंगाल में, बंगाल वाले एरिया में, और सन, इसका काल क्या है, 1873 से 76 के आसपास। बस मोटा मोटा आइडिया अगर आप रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओगे। जो लॉजिक वाली बात हम करते हैं सेंस डेवलप होने की, अगर आपको रफ आइडिया भी आ रही कि पाबना चलो 1900 के बाद तो नहीं था, 1870-80 इस बीच में था, तो सीक्वेंस में अरेंज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 से 76 के बीच में। फिर हमने एक एका आंदोलन पढ़ा है, ये भी किसान विद्रोह था, 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस इससे बन जाएगा क्वेश्चन, एका आंदोलन 1900। क्योंकि इसमें मैंने इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता लिखे क्यों नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई खास, क्योंकि पूरा समूह है तो नेतृत्वकर्ता जो उसी के लिखने हैं जिसमें खास नाम हमें मिलते हैं, ठीक है। तो एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर हम पढ़ते हैं एक तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ये क्यों खास है, आधुनिक भारत का ये सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध था। जो तेलंगाना आंदोलन था ना, इसमें किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था गुरिल्ला पद्धति से। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है, छापामार युद्ध तकनीकी कहते हैं हम जिसे, जो जंगलों के बीच में छुपकर छापा मारना, मतलब जो भी उनके आदिवासी तरीके होते थे युद्ध लड़ने के, उसको यूज़ करके वो छापामार युद्ध पद्धति को ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। तो तेलंगाना आंदोलन में क्या सीखा हमने, यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध था, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कृषक आंदोलन पढ़े। अब हम देखते हैं भू राजस्व की नीतियाँ। जो रेवेन्यू कलेक्शन की नीतियाँ अपनाई ना ब्रिटिश सरकार ने, तीन थी प्रमुखता, एक तो स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त हो गया, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, और एक महालवाड़ी। ये तीन ही आपको याद रखनी है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना जो भी है, मैंने सारे शामिल किए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त। स्थायी को ही जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, क्यों अभी बताऊंगा। पहली बात किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका मैं सन लिखना भूल गया, चलो सन लिख लीजिएगा इसका, 1793। ये सन लिख लेना, ठीक है, 1793 के आसपास। तो स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था 1793 में। ये कितना एरिया कवर करता था देश का, तो ये देश के 19% भाग पर लगता था। अब ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर कभी बन गया कि सबसे बड़े एरिया पर कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था थी, तो रैयतवाड़ी थी वो। अभी हम पढ़ेंगे उसका परसेंटेज भी। तो जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में देश के 19% भाग पर लागू की थी।
इसीलिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहते हैं। ठीक है, एरिया कौन सा था फिर इसका, किस एरिया में लागू की गई, तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो मेन एरिया था कंपनी का, वहाँ यह लागू की गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। इसमें क्या हुआ, जो भूमि होती थी ना, उसके अधिकार कृषक से छीनकर जमींदार को दे दिए गए। यानी पहले तो किसान है जो उसकी होती थी वो भूमि, लेकिन अब जो जमींदार है उसे भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जो जमींदार है वो बन गया स्थायी मालिक, किसान बन गए उसके केवल मजदूर के टाइप के। ठीक है, इसमें इसे स्थायी बंदोबस्त, चलो जमींदारी तो हमें समझ आ गया कि जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बने, लेकिन इसे स्थायी बंदोबस्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लगान है वो सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। जितने भी काल के लिए ये स्थायी बंदोबस्त रहेगा उस दौरान तक हम लगान को इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया उसने। यानी लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया, इसलिए हम इसे स्थायी कहते हैं। जमींदारों को भूमि के स्थायी मालिक बन गए वो, इसीलिए हम इसे जमींदारी कहते हैं। दोनों चीज़ें समझ आ गई। चलिए, अब एक और ख़ास बात ये, अब मान लिया जाए जो लगान ये वसूलते थे वो 11/11 के, मतलब 11 भाग होते थे। हाँ, जैसे जो भी इन्होंने लगान वसूला उसके 11 भाग लगान वसूला, तो उसमें से 10/11 भाग तो इन्हें जमींदारों को, 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग स्वयं रखना होता था। समझे आप, मानी उन्होंने जितना भी लगान वसूला वो 11 भाग में अगर हम उसे बांट दें, जितना भी था वो 11 भाग में बटा, तो इस 11 भागों में से 10 तो इन्हें कंपनी को देना था, एक अपने पास रखना था। अब ये बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जमींदारों द्वारा वसूले गए राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना था, 1/11 भाग स्वयं रखना होता था। अब इसमें एक सनसेट क्लॉज था, सूर्यास्त नियम। अब मैंने क्या था लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं जब इसे बताऊंगा तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो इसे लिख लेंगे साइड। तो सनसेट क्लॉज क्या है, इसमें ऐसा होता था कि जो भी जमींदार, एक निश्चित तिथि तय की जाती है कि इस दिन आप हमें जो भी राजस्व कलेक्ट किया है आपने वो हमें जमा कीजिए, और अगर एक निश्चित तिथि तक, मान लिया जाए 13 तारीख को जमा करना है, तो 13 तारीख तक सूर्यास्त के समय तक अगर उसने अपना जमीन जो भी राजस्व था वो जमा नहीं किया तो उसकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी और किसी दूसरे को दे दी जाएगी। इसलिए इसे सनसेट क्लॉज कहते हैं। अब ये सनसेट क्लॉज किस वाली व्यवस्था में है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्या कहा मैंने, अगर जमींदार एक निश्चित तिथि के दिन सूर्यास्त के समय तक अपना जो भी रेवेन्यू जमा करना था वो कलेक्ट करके जमा नहीं कर पाता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ी स्थायी, पहली जमींदारी व्यवस्था पढ़ ली हमने। चलिए, एक फैक्ट यहाँ पर लिखा है मैंने, वो भी याद कर लीजिए। एक प्रथम कारखाना अधिनियम आता है और एक द्वितीय कारखाना अधिनियम आता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सीक्वेंस में आ सकता है और किस वायसराय के काल में ये था, मतलब उस दौरान तो गवर्नर जनरल थे तो नहीं, वायसराय ही आगे होंगे क्योंकि 1858 के एक्ट से वायसराय बन गया था ना वो, तो ठीक है। तो आपको प्रथम कारखाना अधिनियम है 1881 का, द्वितीय कारखाना अधिनियम है 1891 का। अब मैंने यहाँ पर वायसराय नहीं लिखे हैं, अगर मैं ही सब स्पून फीडिंग कर दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको लिख जाके ढूंढना है कि प्रथम कारखाना अधिनियम के दौरान कौन था वायसराय, द्वितीय कारखाना एक्ट के दौरान कौन था वायसराय, और लिखना है कमेंट। मैं हर चीज़ स्पून फीड नहीं करूँगा, हाँ, जो आप, क्योंकि आप फिर पूरा निश्चिंत होकर बैठ जाएं, आपको किताब खोलनी है और देखिए कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में है तो कौन था इस दौरान वायसराय, द्वितीय कारखाना एक्ट 1891 में है तो कौन था इस दौरान वायसराय। ठीक है, इतना आप अपने स्तर से कीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं दूसरी राजस्व व्यवस्था, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ते हैं। तो यह पहली बात 1820 में लागू हुई। किसने, दो जो ब्रिटिश कार्यकर्ता हैं उनके नाम याद रखने, एक तो टॉमस मुनरो हो गया और एक एल फिंस्टन हो गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1820 में टॉमस मुनरो और एल फिंस्टन ने लागू की थी। इसका एरिया कौन सा है, इसका एरिया मद्रास, बॉम्बे तथा असम के कुछ भागों में। तो याद रखना है, अगर कभी बन गया कि असम के कुछ भागों में तो हक्के बक्के रह जाएंगे हम वहाँ पर, अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि तीनों समान आती हैं और असम जैसा एरिया हम कभी कवर करते हैं नहीं। इसीलिए याद रखना है कि असम वाले एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे और असम के एरिया में थी। इसमें क्या क्या किया, इसमें जो भूमि का हक है, स्थायी बंदोबस्त में क्या किया था, जमींदारों को दे दिया था। इसमें भूमि का मालिकाना हक तो रैयतों के पास ही रहा। रैयत मतलब किसान होता है ना, यानी भूमि का मालिकाना हक रैयतों को ही दिया गया, छीना नहीं गया उनसे, और कहा कि आप ही हमें राजस्व जमा करिएगा। ठीक है, समझे क्या हुआ इसमें, इसीलिए इसे रैयतवाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जमींदार, जो भूमि का अधिकार था वो रैयतों के पास यानी किसानों के पास ही था। किसान ही जाकर अपना जो भी रेवेन्यू बनता था वो कंपनी के जो भी एजेंट थे उनको जमा करते थे। यह कितने एरिया पर थी, यह देश के 51% भाग पर लागू थी। यानी सबसे बड़े एरिया में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास, बॉम्बे तथा असम वाले एरिया में किसने, टॉमस मुनरो और एल फिंस्टन ने। इसमें भूमि का मालिकाना हक रैयतों यानी किसानों को ही दिया गया था। यह देश के 51% भाग पर लागू थी। ठीक है, चलिए अगली व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त।
महालवाड़ी बंदोबस्त। पहली बात तो आप महाल का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है एक पूरा गांव या फिर गांव का समूह, यानी एक पूरा गांव, उसमें जितने भी किसान आते होंगे उन सभी को मिलाकर जो बनता है वो होता है महाल। यहाँ क्या किया गया, हर किसान अलग अलग जाकर रेवेन्यू नहीं देगा, एक गांव में जितने भी किसान होंगे वो एक जो भी वहाँ का प्रमुख होगा, प्रधान टाइप के होंगे, उसको देंगे और वो प्रधान जाकर ब्रिटिश एजेंट को वो राजस्व जमा करेगा। समझे क्या हुआ? पहली वाली व्यवस्था में जमींदार जा रहा है, रैयत वाली व्यवस्था में किसान स्वयं जा रहे हैं, महाल वाली व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर एक गांव के स्तर पर जमा कर रहे हैं उसे, फिर जो वहाँ का प्रमुख है वो जाकर दे रहा है ब्रिटिश एजेंट को। समझ गए? यह कब लागू हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अब लॉर्ड हेस्टिंग का काल आपको पता है कब से कब तक है? 1813 से 1823 तक। तो इस बीच आपको लागू हुई, याद कर लेना ये, ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल। यहाँ पर एक वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं ना, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले वाले हैं, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स बाद में वाले हैं, ठीक है। तो ये किस किस एरिया में लागू हुई थी? ये मध्य प्रांत यानी जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यूपी जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, और जो पंजाब वाला एरिया है। तो महालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब वाले एरिया में लागू हुई थी। इसमें खास बात क्या याद रखनी है कि एक यूनिक बात है इसमें जो लगान का निर्धारण होता था वो उत्पादन के आधार पर होता था। यही तो है कन्फ्यूजिंग। समझाता हूँ, सुनिए। जो रैयत जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में पढ़ी ना हमने, उसमें क्या था, लगान पहले ही निश्चित कर दिया गया था कि आप हमें इतना लगान देंगे, उत्पादन कितना हुआ उस पर कोई फर्क नहीं है। हमने, आपका एक खेत है तो आपको हर खेत में हर फसल का 20% देना है, ऐसा। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, आपका जितना उत्पादन हो रहा है उसके बाद हम कहेंगे कि आप कितना। अगर मान लिया जाए एक कुंटल का खेत है, 1 कुंटल गेहूँ उस पर पैदा होता है, तो पहले निश्चित नहीं करेंगे। अगर मान लिया जाए 1.5 कुंटल पैदा हो गया तो एक ही कुंटल पे लगाएंगे हम 20%? नहीं, अगर 1.5 कुंटल होगा तो हम ज़्यादा लगाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। समझे? महालवाड़ी व्यवस्था में उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। अब अगर ये कभी बना कि किस व्यवस्था में उत्पादन के आधार पर, तो महालवाड़ी बंदोबस्त पर। समझ गए? मैं वो लूप होल्स आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हो और आप फंस सकते हो। तो महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल मतलब एक पूरा गांव या उसका समूह। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब वाले एरिया में इसमें लगान का निर्धारण उत्पादन के आधार पर किया जाता था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास, पहली बात, कलकत्ता मदरसा एक हमें देखने को मिला। कलकत्ता मदरसा कब? 1781 में। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलो, कलकत्ता मदरसा कब बना? 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल। फिर BHU, जो आजकल BHU पढ़ते हैं, बनारस हिंदू कॉलेज, वो कब बना? 1791 में, जोनाथन डंकन। बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में, जोनाथन डंकन। चलिए ये दोनों कॉलेज याद रखने हैं आपको। फिर हमने वो फोर्ट विलियम तो मैंने आपको कराया है ना, फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1800 में, वेलेजिली ने वगैरह वगैरह सब, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। अब ये खास है, पहले तो सन ही याद कर लीजिए इसका, 1854। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा यानी जब एक बड़े स्तर पर अधिकार दिए जाते हैं ना, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे हम संविधान का भाग 3 को कहते हैं मूल अधिकार वाला, संविधान का मैग्ना कार्टा या करके कहते हैं ना, क्योंकि उसमें बड़े स्तर पर अधिकारों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसा ही यहाँ भी था, इसलिए हम इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें खास बात याद रखनी है, गाँव में जो देसी भाषा के गाँव में जो प्राथमिक पाठशालाएँ होंगी ना, वो तो देसी भाषा में होंगी, और जिले स्तर पर जो भाषा हाई स्कूल होंगे वो आंग्ल देसी भाषा ही होंगे। क्या कहा? प्राथमिक पाठशालाएं तो हम देशी भाषा में चलाएंगे, लेकिन जो हाई स्कूल वाले स्कूल होंगे वो आंग्ल और देसी दोनों भाषाओं में चलाएंगे। वहाँ यानी माध्यम प्राथमिक स्तर पर जो हमारी स्थानीय मातृभाषा होती है उसमें शिक्षा दी जाएगी, हाई स्कूल स्तर पर मातृभाषा भी होगी और अंग्रेजी भी होगी, ऐसा कहा। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। इसी चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में, ठीक है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसे। इसने गांव में जो प्राथमिक पाठशालाएं होंगी वो तो देसी भाषा में होंगी, जिले के स्तर पर जो हाई स्कूल की पाठशालाएं होंगी वो आंग्ल और देसी भाषा दोनों का मिक्सअप होगा। फिर इसी के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने, कहाँ? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। चलिए इतना भी हुआ। अब हम कुछ आयोग पढ़ते हैं। चलिए पहले अन्य कुछ बातें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक पुस्तक हमें देखने को मिलती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपने भी सुनी होगी ये पुस्तक। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। कब है? चलो मैं लिखना भूल गया, साइड में लिख लीजिए, 1901 की। इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक? दादा भाई नौरोजी की। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं ना इन्हें हम। कब? 1901 की। इसी में इन्होंने जो
धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था ना, धन निष्कासन का वो सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया इसी पुस्तक। यानी उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश लोग हैं भारत से पैसा ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, सारा धन भारत से वहाँ जा रहा है, ऐसा कहा। एक और आते हैं इकोनॉमिस्ट, वो हैं पृथ्वीश चंद्र रॉय, इनकी पुस्तक भी याद रखनी है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? पृथ्वीश चंद्र रॉय की। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। चलिए इतना भी हुआ। फिर एक पत्रिका पढ़ते हैं हम, हिंदू पैट्रियट, किसकी है? हरीश चंद्र मुखर्जी की। क्या है? हिंदू पैट्रियट, हरीश चंद्र मुखर्जी की। ये भी याद किया आपने। और हम पढ़ते हैं जो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी तो सुनिए। एक अनुज्ञप्ति एक्ट आया था 1823 में, उसने भारतीय समाचार पत्रों पर कई सारी पाबंदियां लागू कर दी। जब 1835 में चार्ल्स मैडकॉफ गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने इन सभी को जो भी पाबंदियां थी उनको हटाया, इसीलिए इसे कहते हैं हम भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। जब पूरा कॉन्सेप्ट पीछे का पता होगा तो फिर भूलेंगे थोड़ी। तो हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी की है और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब का? 1878 का। क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। पहली बात, कौन था उस दौरान गवर्नर जनरल, सॉरी वॉयसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। बेहद मतलब रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस वाला के रूप में जाना जाता है, जैसे हम रिपन को उदारवादी के रूप में जानते हैं ना, एक अच्छा गवर्नर था। लॉर्ड लिटन बहुत ही रिग्रेसिव था, कर्जन टाइप का। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में हुआ क्या? वही भारतीय पत्रकारियों जो पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं, इन पर बहुत सारी पाबंदियां लागू कर दी और कहा कि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पता है केवल जो देसी भाषा की पत्रिकाएं हैं उन पर ही लागू होता था, अंग्रेजी पर लागू नहीं होता था। यानी जो पाबंदियां थी वो भाषाई, जो मातृभाषा हिंदी, इन सब की पत्रिकाएं उन पर लागू होता था। तो खास क्वेश्चन सुनिए, जब यह एक्ट लागू हुआ तो इससे बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका है ना, उसने रातों रात से अपना ट्रांसफॉर्म कर दिया, हिंदी से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई। अब देख रहे हो, हिंदी वाली पत्रिकाओं पर तो यह लागू होता था, तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, इसके जो भी प्रावधान थे उनसे बचने के लिए रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गई। अब कितना खतरनाक फैक्ट बनेगा जब भी यह बनेगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, किसकी? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष वाली, रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, चलिए एक अब कुछ शिक्षा आयोगों के बारे में पढ़ते हैं हम, इनसे भी कभी प्रश्न बन गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक आयोग है हंटर शिक्षा आयोग। एक तो हंटर कमीशन कहाँ पढ़ा हमने? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सॉरी क्या कह रहा हूँ, सिविल डिसओबीडिएंट इंक्वायरी कमेटी बनी थी, जो जिसे हम हंटर कमीशन भी कहते हैं, वो बना था ना, वो अलग है। यहाँ हंटर शिक्षा आयोग की बात हो रही है। कब? 1882 में। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित यह आयोग था। आपको केवल इतना याद रखना है कि हंटर आयोग किससे जुड़ा था। अगर जलियांवाला बाग वाला ऑप्शन है तो फिर तो वहाँ से, नहीं तो शिक्षा से भी ये जुड़ा था 1882। फिर एक सैडलर आयोग पढ़ते हैं हम, कब? 1917 में, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। केवल याद रखने आपको ना, बाकी कोई प्रोविज़न याद नहीं रखना है। सैडलर आयोग आएगा, किससे जुड़ा आएगा लिख लेना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा से 1917 में। एक हारटोग समिति भी बनी थी, हारटोग समिति, कब? 1929 में, ये भी शिक्षा से। हारटोग समिति 1929 में शिक्षा से। और एक सार्जेंट योजना आती है 1944 में, ये भी शिक्षा से। सार्जेंट योजना 1944 में, ये भी शिक्षा से। ठीक है, चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं अपनी क्लास का, सारा ध्यान यहीं हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने कृषक आंदोलन पढ़े। हमने देखा नील आंदोलन बंगाल में 1859 से 60 के बीच में, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। फिर हमने देखा कि इसी नील आंदोलन के संबंधित एक पुस्तक लिखी, नील दर्पण, किसने? दीनबंधु मित्र ने। फिर हमने दक्कन विद्रोह पढ़ा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के खिलाफ था यह, और इसमें एक दक्कन कृषक राहत एक्ट बना 1879। फिर हमने किसान सभा आंदोलन पढ़ा। हमने पढ़ा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव थे NG रंगाजी। फिर हमने पाबना विद्रोह पढ़ा बंगाल में 1873 से 76 के बीच। फिर हमने एका आंदोलन पढ़ा 1921 में उत्तर प्रदेश में। फिर हमने तेलंगाना आंदोलन पढ़ा, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध था। फिर हमने भू राजस्व नीतियाँ देखी। उससे पहले हमने एक कारखाना एक्ट देखा, प्रथम कारखाना एक्ट 1881 में, द्वितीय कारखाना एक्ट 1891। आपको इसके गवर्नर लिखने हैं, कौन इस दौरान वायसराय थे भारत के। फिर हमने जमींदारी व्यवस्थाएं देखी। पहली थी स्थायी और जमींदारी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। यह देश के 19% एरिया पर लागू थी। कहाँ थी यह? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसमें जो जमींदार थे उन्हें भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था।
फिर हमने देखा कि इसमें जो लगान था वो सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था। इसमें जो जमींदार जितना भी वसूलते थे उसका 10/11 भाग कंपनी को देते थे, 1/11 भाग स्वयं रखते थे। इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था, यानी अगर जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक अगर अपना जमींदार जो भी रेवेन्यू है वो जमा नहीं करता है तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा उसकी ज़मींदारी से, ठीक है। फिर हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी जो 1820 में टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन ने लागू की। कहाँ? मद्रास, बॉम्बे तथा असम वाले एरिया। इसमें जो भूमि का मालिकाना हक था वो रैयतों यानी किसानों के पास ही था। यह देश के 51% एरिया यानी सबसे बड़े भाग पर लागू थे। फिर हमने महालवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा जो महाल यानी एक पूरा गांव या समूह को महाल कहते हैं। इसमें जो रेवेन्यू दिया जाता था वो पूरा गांव के साथ में इकट्ठा करके दिया जाता था। यह किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। कहाँ? मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब वाले एरिया। इसमें जो लगान का निर्धारण था वह उत्पादन के आधार पर होता था। फिर हमने भारत में शिक्षा का विकास देखा। कलकत्ता मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, BHU बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में जोनाथन टैंकन ने, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें गांव में जो देसी भाषा के प्राथमिक पाठशालाएं होंगी और जिले में आंग्ल देसी भाषाई वाले हाई स्कूल होंगे। इसी के आधार पर 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। फिर हमने 2 पुस्तकें देखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की। इसमें उन्होंने धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। फिर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृथ्वी चंद्र रॉय की। फिर हिंदू पैट्रियट पत्रिका किसकी? हरिश्चंद्र मुखर्जी की। और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। फिर हमने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पढ़ा 1878 में, लॉर्ड लिटन ने लाया था ये। इसी से बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर हमने हंटर शिक्षा आयोग पढ़ा 1882 में, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए। फिर सैडलर आयोग 1917 में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, हार्टोग समिति 1929 में शिक्षा के लिए और सार्जेंट योजना 1944 में शिक्षा के लिए। तो ये थी आज की क्लास। इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत भी कंप्लीट होता है। आपको हमारा यह हम जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। जैसे कि हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है एक स्तर की, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट कुछ ना कुछ जरूर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ और मुझे बेहद प्रोत्साहन भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए, और आप मुझे ये भी बताइए कि अब इसके बाद हम क्या पढ़ें। हमारे पास ऑप्शन है, हम ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग कवर कर सकते हैं, भौतिक भूगोल प्रारंभ कर सकते हैं, जो हमने किया है उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम पॉलिटी की रिमेनिंग क्लासेस आगे को बढ़ा सकते हैं, और हम जो इन्वायरमेंट वाली वीडियो में कह रहा था वो आगे को बढ़ा सकते हैं। मतलब इन सभी में से हम आगे क्या पढ़ें, आप मुझे ज़रूर से ये भी कमेंट में बताइए। अगर जो बहुमत होगा मैं उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।